जय हिंद। किसी भी देश का सशक्त, मजबूत और विकसित लोकतंत्र इस बात का संकेत देता है या फिर अपने नागरिकों को ये लिबर्टी देता है कि वो सत्ता का बदलाव बैलेट के माध्यम से करें, बुलेट के माध्यम से नहीं। हाल ही में हमारे पड़ोस में एक सुखद खबर है कि पिछले 1 साल से अपने गृह युद्ध जैसी परिस्थितियों को झेल रहे, आंतरिक अशांति का सामना कर रहे और विकास में बहुत पीछे जा चुके बांग्लादेश में एक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। और आज उस नई सरकार का गठन होने जा रहा है जिसका नेतृत्व तारिक रहमान करेंगे। किसी भी देश की सरकार का गठन केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि जनता की आकांक्षाओं, उनकी इच्छाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और उस देश की दशा और दिशा को निर्धारित करने का काम करती है। जिन आकांक्षाओं को लेकर के, जिन उद्देश्यों को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां बांग्लादेश के अंदर चुनाव में भागीदारी की थी, उनमें से अपने वादे पे जिसे जनता ने विश्वास किया, अगर कोई खरी उतरी है तो वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पीपीएन। 210 सीटें जीत करके सत्ता में पूरी मेजॉरिटी के साथ आई है। जिस तरीके के हालात पिछले 1 वर्षों में बांग्लादेश में हुए हैं या बांग्लादेश के लोगों ने सामना किया है, उसको देखते हुए कहा जाता है या कहा जा सकता है कि नई सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। पिछले लगभग 3-4 कार्यकाल में वहाँ पर 2 परिवार या कह सकते हो कि 2 महिलाओं के इर्द गिर्द पूरे बांग्लादेश का शासन घूमता रहा है। अभी पहली बार वहाँ कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तारिक हुसैन जी। तारिक हुसैन खुद यहाँ से निर्वासित कर दिए गए थे, करप्शन के आरोप में लंदन में थे, वहाँ से वापस आए हैं और आने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी को पुनः खड़ा किया है और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। विपक्ष को इस इलेक्शन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मुख्य रूप से 2 ही पार्टियां, बीपीएन जिसे हम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं और दूसरे जमात-ए इस्लामी, 2 लोगों ने भागीदारी की है। नई सरकार का गठन बांग्लादेश को किस दिशा में लेके जाएगा, किन नीतियों के साथ आगे बढ़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पड़ोस में जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं या पिछले 1 वर्षों से घट रही हैं, उनको देखते हुए ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उन पे अपनी पैनी निगाह रखें और समय समय पर इन चीज़ों का विश्लेषण करें। सारे घटनाक्रम को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि प्रधानमंत्री जो भी नए बनने वाले हैं उनका झुकाव पिछले प्रधानमंत्रियों की तरह भारत की तरफ होगा। लेकिन अपने शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरीके से उन्होंने सार्क देशों को बढ़ावा दिया है या मुख्य रूप से उनको आमंत्रित किया है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पड़ोसी फर्स्ट, यानी कि हमारे आसपास की जो कंट्री हैं उनसे हमारा बेहतर रिलेशन हो, इस बात को उन्होंने महत्व दिया है। भारत की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसमें क्योंकि सरकार एक लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आई है और लोकतांत्रिक सरकार में जो सबसे बड़ा सिंबल होता है राष्ट्रपति के बाद वो लोकसभा अध्यक्ष होता है, इसलिए भारत की तरफ से उसमें लोकसभा अध्यक्ष अपनी भागीदारी करने जा रहे हैं। नई सरकार के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां होंगी। उनमें से जो पिछले 1 वर्ष के अंदर घटनाएं घटी हैं, उसका कारण ये रहा है कि वहाँ पर असमानता, असुरक्षा और बेरोजगारी अपने चरम पर है।
1971 की आज़ादी या आंदोलन, बांग्लादेश की आज़ादी का जो आंदोलन इसी बात को लेकर लड़ा गया था कि आज़ादी के बाद एक लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा बांग्लादेश को गवर्न किया जाएगा। लेकिन समय समय पर पाकिस्तान की तरह वहाँ भी सेना के द्वारा हस्तक्षेप किया गया है। आज की डेट में ये कहा जा सकता है कि सरकार के ऊपर एक तरीके से सेना हावी है। उसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ के लोगों के मन में 71 से लेके 2026 यानी लगभग 50-52 सालों के बाद भी जो लोकतांत्रिक मूल, जो वैल्यूज लोगों के मन में होनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाई है। और यही कारण है कि पीछे उन्होंने जो सरकार में बदलाव किया, वो बदलाव हिंसा के बल पे किया। वहाँ की घटनाओं को देख कर के कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया के अंतर्गत संचालित हो रहा था, बल्कि वो किसी एक अफ्रीकी पिछड़े हुए तानाशाही देश का संकेत दे रहे थे। लेकिन ये चुनौती है नए प्रधानमंत्री के सामने कि वो इस वैल्यू को कितना स्थापित कर पाते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि भारत के जितने भी इस समय पड़ोसी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे पाकिस्तान है, बांग्लादेश से पिछले प्रधानमंत्री के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, चाइना के साथ उस तरीके के रिश्ते नहीं हैं। लेकिन आज की डेट में बांग्लादेश का झुकाव कहीं ना कहीं चीन की तरफ है। उसका मुख्य कारण यह है कि चीन बड़ी मात्रा में अपने आर्थिक संसाधन या आर्थिक निवेश बांग्लादेश के अंदर कर रहा है। रोड बनाने में, रेलवे ट्रैक बिछाने में, खनिज निकालने में, एयरपोर्ट पे, बंदरगाह में उसने भारी निवेश किया है। और जहाँ जहाँ भी चीन भारी निवेश करता है, उन सब की कीमत किसी न किसी रूप में वसूलता ही है। तो हमें ये नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बांग्लादेश के साथ लगभग 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा सीमा लगती है। और वो सीमा कई जगहों पे ऐसी है जहाँ पे कोई तार बाड़ नहीं है, खुली सीमा है जहाँ लोग आते जाते हैं। यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी अप्रवासी रिफ्यूजी लोग भारत में आए हैं और उनकी संख्या आज की डेट में अगर कहा जाए तो लगभग 3-4 करोड़ से भी ज़्यादा है। जहाँ इतनी बड़ी संख्या में अप्रवासियों की समस्या है, खुली हुई सीमा है, ऐसे में चीन की घुसपैठ यदि बांग्लादेश के अंदर होती है तो वो भारत के सामरिक हितों के लिए किसी भी स्तर पर अच्छी नहीं होगी। इसलिए हमें उस पर अपनी पैनी निगाह रखनी पड़ेगी। अगली चीज़, पिछले 2022 से अगर हम देखें 2026 के बीच में, तो हमारा और बांग्लादेश का जो व्यापार था वो असंतुलित व्यापार तो था ही, क्योंकि हम बांग्लादेश को सामान ज़्यादा निर्यात करते थे, आयात कम करते थे। लेकिन वो रेशियो धीरे धीरे कम होता चला आया है। जो टोटल व्यापार है उसमें गिरावट आई है। उसका कारण ये है कि बांग्लादेश का झुकाव कहीं न कहीं इस समय पाकिस्तान की तरफ, चाइना की तरफ, नेपाल की तरफ, श्रीलंका की तरफ है। और इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नई सरकार का गठन इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ कि एक बार पुनः बांग्लादेश में अमन, शांति और चैन लेके आएगा। जिस तरीके से पिछली सरकार में बांग्लादेश की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही थी, लगभग भारत के बराबर बढ़ रही थी या कुछ सेक्टर्स में भारत से भी आगे थी, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये सारी चीज़ें तभी संभव होंगी जब बांग्लादेश पूरी तरीके से आंतरिक रूप से शांत होगा। अगर आंतरिक शांति नहीं आएगी तो फिर दोबारा वही प्रक्रिया होगी जो पीछे नेपाल में हुई है या फिर बांग्लादेश में हुई है। बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी की एक समस्या है। पिछले 2-3 महीनों में देखा गया है कि शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जहाँ पर जिस दिन किसी न किसी अल्पसंख्यक की
मॉब लिंचिंग या फिर हत्या न कर दी गई हो। ऐसा नहीं है कि ये इसी सरकार में हो रहा है, या पीछे भी पिछली सरकारों में भी ये होता आया हुआ है, लेकिन क्योंकि संबंध हमारे अच्छे थे, सरकारें उसे उनका आंतरिक मामला कह करके उसे एक तरीके से अवॉइड कर देती थी, निगलेक्ट कर देती थी। आज की डेट में उन चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि नई सरकार बांग्लादेश में अमन और शांति लाए, खुश रहे और अपने पड़ोसियों से भी एक मधुर संबंध स्थापित करे, जिससे कि दक्षिण पूर्व एशिया में शांति स्थापित हो सके। जय हिंद, जय भारत।